आतिश फिशां, बुक 1, पार्ट 11। आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। तुम गलत समझ रही हो फांग। किम अपनी निदामत मिटाने के लिए बोला। उस आदमी को पीछे लगाने का मकसद वाकई तुम्हारी हिफाजत करना था। बहरहाल मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ किम। मैंने ये मालूम कर लिया है कि उस लड़के को अस्पताल से कहाँ ले जाया गया था, लेकिन सही लोकेशन मालूम करने के लिए तुम्हें भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और मेरा ख्याल है कि तुम वहां आसानी से पहुंच जाओगे। कहां? पहले बाकी रख। फांग ने मुस्कुराते हुए हाथ फैला दिया। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा? मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। ताइमन परसों रात भर मेरे जिस्म से खेलता रहा। उसने मुझे बड़े सब्ज बाग दिखाए थे, लेकिन सुबह जाते हुए मेरे पर्स से भी रकम निकाल कर ले गया। मैं उसे बहुत शरीफ आदमी समझती थी, लेकिन वो इस तरह मुझे धोखा देकर चला गया। अब कहीं मिलेगा ना तो अगली पिछली सारी कसर निकाल लूंगी। अगर तुम कुछ मजीद जानना चाहते हो तो बाकी रकम। उसने दोबारा हाथ आगे फैला दिया। किम चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर दूसरे कमरे में चला गया। कुछ देर बाद वापस आकर उसने नोटों की गड्डी उसके हाथ पर रख दी। ये 5000 है। अगर इत्तला गलत हुई तो मेरी इत्तला 100% दुरुस्त है। माए फांग ने नोटों की गड्डी पर्स में रखते हुए कहा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, थोड़ी सी मेहनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी। मैं असल बात सुनना चाहता हूँ। वो लोग उस रात प्रताप सिंह और उस लड़के को लाजार्स आइलैंड लेकर गए थे। उस रोज शाम को पीटरसन के नाम पर एक मोटर बोट किराए पर ली गई थी और रात को 2:30 बजे के करीब वो लोग वहां से रवाना हुए थे। लाजार्स आइलैंड? वहां उन्हें कैसे तलाश किया जाएगा? तुम जानते हो वो जजीरा ज्यादा बड़ा नहीं है। एक दिन में जजीरे का चप्पा चप्पा चेक किया जा सकता है, पर इस तरह तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम उनकी तलाश में जजीरे पर पहुंच गए हैं। ये सोचना अब तुम्हारा काम है कि उन्हें किस तरह तलाश किया जा सकता है। बहरहाल ये तय है कि वो लोग उसी जजीरे पर मौजूद हैं। ओके, अब मैं चलती हूँ। बैठो, अभी मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। माए फांग चंद लम्हे घूरती हुई निगाहों से उसकी तरफ देखती रही, फिर दोबारा सोफे पर बैठ गई। उस जजीरे पर उनका तीसरा दिन था। वजदान को अब किसी हद तक आजादी मिल गई थी। वो कॉटेज के आसपास घूमता रहता। वो दरख्तों में घिरा हुआ खूबसूरत कॉटेज था। दरख्त इस कदर गुंजान थे कि बाज जगहों पर धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच सकती थी। उन्हें यहाँ भेजने से पहले इंस्पेक्टर चियांगशू ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। किचन के स्टोर में 7-8 आदमियों का कम से कम 1 महीने का राशन मौजूद था और खाना पकाने वाला एक आदमी भी। उनके साथ 3 आदमी आए थे और चौथी हाराकाशी नाम की वो औरत थी जिसका ताल्लुक भी महकमा पुलिस से था। वजदान बहुत जल्दी उससे मानूस हो गया। वो रात को सोता भी उसके साथ था। ममता के एहसास ने वजदान को ज़हनी तौर पर भी बड़ी हद तक पुरसुकून कर दिया था। दिन में भी वजदान का ज्यादातर वक्त उसी के साथ गुजरता था। इस जजीरे पर ज्यादा लोगों की आमदोरफ्त नहीं थी। जो लोग आते वो भी चंद घंटों की सैर तफरी के बाद वापस लौट जाते। वैसे इस जजीरे पर कुछ प्राइवेट गेस्ट हाउसेस भी थे। वो गेस्ट हाउसेस भी एक दूसरे से खासे फासले पर थे। पुलिस के 3 आदमी सादा लिबास में थे और इस कॉटेज के अतराफ में खासे फासले पर इस तरफ आने वाले रास्तों की निगरानी कर रहे थे। वजदान उस रोज सुबह 10 बजे के करीब हाराकाशी के साथ टहलता हुआ कॉटेज से काफी दूर निकल गया। काशी ने बेल बॉटम और ओपन शर्ट पहन रखी थी। पैंट के ढीले ढाले पांचे के अंदर दाएं पिंडली पर चमड़े के फीते से बंधे हुए होल्स्टर में छोटी नाल वाला विल्सन एंड स्मिथ रिवॉल्वर रखा हुआ था। यह रिवॉल्वर बज़ाहिर छोटा सा खिलौना ही लगता था, लेकिन दर हकीकत ये 3.8 के रिवॉल्वर से भी ज्यादा खतरनाक था। वो एक जगह पर रुक गए। वहां दरख्त कदरे छिद्रे थे। चमकती हुई धूप बड़ी भली लग रही थी। हर तरफ खुशरंग फूलों के पौधे नजर आ रहे थे। वजदान फूल तोड़ने लगा और काशी एक पत्थर पर बैठकर कभी उसकी तरफ देखती और कभी अतराफ में देखने लगती। ये गुलदस्ता तुम किसके लिए बना रहे हो? मैं 2 गुलदस्ते बनाऊंगा आंटी। एक मैं आपको दूंगा और दूसरा प्रताप चाचा को। प्रताप सिंह तुम्हें अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरी वजह से वो भी मुसीबत में फंसे हुए हैं। उनकी टांग में गोली भी मेरी वजह से लगी थी। कभी तो मैं सोचता हूँ कि अगर चाचा प्रताप ना होता तो पता नहीं मेरा क्या अंजाम होता। वैसे आप भी बहुत अच्छी हैं आंटी। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं आप। उसने एक और फूल तोड़कर अपने हाथ में पकड़े हुए गुच्छे में शामिल किया और काशी के करीब आ गया। ये ले आंटी, आपका गुलदस्ता तो तैयार हो गया। अब मैं चाचा प्रताप के लिए गुलदस्ता बनाऊंगा। एक बात बताओ वजदान, ये बात तो समझ आती है कि तुम अपने माँ बाप के मर्डर के चश्मदीद गवाह हो, इसलिए दारा तुम्हें कत्ल करना चाहता है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप से उसकी क्या दुश्मनी थी? उसने उन्हें क्यों कत्ल कर दिया? मम्मी डैडी ने तो मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन उनके कत्ल के एक रोज बाद मैंने डैडी की डायरी पढ़ी थी। पाकिस्तान में डैडी की अपने गांव में किसी से दुश्मनी थी। जमीन का मामला था।
और डैडी ने उनका 5 करोड़ का सोना। वजदान, काशी, कहाँ हो तुम लोग? दूर से आती हुई आवाज सुनकर वजदान ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। प्रताप चाचा में तलाश कर रहा है, वजदान बोला और फिर ऊंची आवाज में प्रताप सिंह को बताने लगा कि वो कहाँ है। चंद सेकंड बाद ही प्रताप सिंह दरख्तों से निकलकर सामने आ गया। ओ, मैं तुझे बीच की तरफ तलाश करा था और तू यहाँ फूल तोड़ रहा है। प्रताप सिंह ने करीब आकर कहा, आंटी काशी के साथ सैर करता हुआ इस तरफ आ गया था। इधर घूमना कितना अच्छा लग रहा है ना चाचा? हाँ वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, और ये जगह भी बड़ी चंगी है। प्रताप सिंह इधर उधर देखते हुए बोला। ये जगह कदरे बुलंदी पर थी और बाएं तरफ साहिल का कुछ हिस्सा भी नजर आ रहा था। साहिल पर चंद ही लोग नजर आ रहे थे। आज मुझे एक बात का ख्याल आया, क्यों ना इस मौके से फायदा उठाया जाए और तेरी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाए। कैसी ट्रेनिंग चाचा? मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग। मार्शल आर्ट एक ऐसा फन है जिससे खाली हाथ होते हुए भी दुश्मन को गिराया जा सकता है। मैंने तुझे एक मर्तबा बताया था ना कि मैं खुद भी ब्लैक बेल्ट हूँ, और एक मौके पर मैंने तेरी ट्रेनिंग भी शुरू की थी, पर यह प्रोग्राम हमें अधूरा छोड़ना पड़ा था। अब मौका है कि इस प्रोग्राम को दोबारा शुरू कर दिया जाए। पर चाचा, तुम्हारी तो टांग अपनी जख्मी है, तुम मुझे ट्रेनिंग कैसे दोगे? ओ, मेरी टांग अब ठीक है। और तुझे एक बात बताऊं, ये जो तुम्हारी आंटी है ना, ये भी मार्शल आर्ट की माहिर है। सेकंड डॉन है ये, इसकी मौजूदगी से भी तुम फायदा उठा सकते हो। क्या वाकई? वजदान ने मुड़कर हाराकाशी की तरफ देखा। उसने इस बात में सर हिला दिया। वो पुलिस में थी और जराइम पेशा लोगों से निपटने के लिए पुलिस वालों को भी खास तौर पर मार्शल आर्ट की तरबियत दी जाती थी। ठीक है चाचा, लेकिन मेरा तो आज बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। क्यों ना इस प्रोग्राम को कल से शुरू किया जाए? मैं अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार भी कर दूंगा। वजदान ठीक कह रहा है, हम कल सुबह सवेरे इस प्रोग्राम पर अमल शुरू कर देंगे। ओ ठीक है भाई, प्रताप सिंह कहते हुए हाराकाशी के करीब एक पत्थर पर बैठ गया। वजदान घूमकर फिर फूल तोड़ता रहा। उसने गुलदस्ता मुकम्मल करके प्रताप सिंह को दे दिया और मजीद फूल तोड़ने लगा। ओ अच्छा भाई, मैं अब चलता हूँ, तुम लोग भी थोड़ी देर में आ जाना। प्रताप सिंह कहते हुए कॉटेज की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वजदान भी काशी के पास आकर बैठ गया। काशी चंद लम्हे इधर उधर देखती रही, फिर वजदान की तरफ देखते हुए बोली, तुम पाकिस्तान में अपने फादर के दुश्मनों के बारे में क्या बता रहे थे? ये बात शायद 5 करोड़ के सोने की हो रही थी। वो क्या किस्सा था? मुझे ठीक से याद नहीं रहा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। आइए, वजदान कहते हुए उठ गया। इस तरफ से घूमते हुए कॉटेज की तरफ चलते हैं। हाराकाशी भी उठ गई और वो दोनों एक तंग सी पगडंडी पर चलने लगे। तकरीबन 200 गज के फासले पर वो एक छोटी सी नदी के किनारे पर रुक गए। ये किसी चश्मे का पानी था जो बुलंदी की तरफ से आ रहा था। वजदान पानी में पैर लटकाकर बैठ गया। हाराकाशी ने भी किनारे पर बैठकर दोनों पैर पानी में डाल दिए और पैरों को आहिस्ता आहिस्ता हरकत देते हुए इधर उधर देखने लगी। फिर अपने अकब में वो एक आवाज सुनकर चौंक गई। उसने मुड़कर देखा। एक बहुत हसीन औरत दरख्तों से निकलकर उनकी तरफ आ रही थी। वजदान ने भी उस औरत को देख लिया था। हेलो। वो औरत काशी और वजदान की तरफ देखकर मुस्कुराई। हेलो। काशी ने भी मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी और गहरी नजरों से उसका जायजा लेने लगी। वो औरत जीन्स और ओपन शर्ट पहने हुई थी। उसके चेहरे के नकूश बता रहे थे कि उसके माँ बाप में से किसी एक का ताल्लुक हिंदुस्तान से जरूर है। हम आज सुबह ही बोट पर यहाँ आए थे, मेरे साथ ही पता नहीं किस तरफ निकल गए, मैं उन्हीं को तलाश करती फिर रही हूँ। उस औरत ने खुद ही बात शुरू कर दी। हो सकता है कि वो तुम्हें ही तलाश कर रहे हो, हाराकाशी ने कहा। हो सकता है, औरत ने कहा और फिर वजदान की तरफ देखते हुए बोली, बड़ा प्यारा बच्चा है, तुम्हारा बेटा है? हाँ, काशी के मुंह से बेख्तियार निकला। उसने महसूस किया था कि वो हसीन औरत वजदान में ज्यादा दिलचस्पी ले रही थी। बातें तो वो हाराकाशी से कर रही थी, लेकिन उसकी तवज्जो का मरकज वजदान था। काशी ने एक और बात भी खास तौर से नोट की थी। उस औरत के अंदाज में एक तरह की बेचैनी थी और वो बार बार इधर उधर देख रही थी। काशी की छठी हिस्स ने उसे किसी मुमकिन गड़बड़ से आगाह कर दिया था। उसने दाईं टांग इस तरह समेट ली कि जरूरत के वक्त फौरी तौर पर पिंडली पर बंधे हुए होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाल सके। वजदान, चलो अब चले, बहुत देर हो गई है। वजदान भी खड़ा हो गया। उसने दूसरी औरत की तरफ देखकर हाथ हिलाया और काशी के साथ चल पड़ा। काशी ने वजदान को अपने आगे ही रखा था। उसने एक दो दफा मुड़कर देखा। वो औरत वहीं खड़ी उनकी तरफ देख रही थी। वो दोनों गुंजान दरख्तों में घुस गए। तंग सी पगडंडी थी जिसे बास जगहों पर झाड़ियों ने ढांप रखा था। काशी को न जाने बार बार क्यों यह एहसास हो रहा था कि कोई उनका ताक़ुब कर रहा है। उसने कई मर्तबा पीछे मुड़कर देखा, लेकिन गुंजान दरख्तों में कोई भी दिखाई नहीं दिया। और एक मौके पर चंद गज दूर कद्दे आदम झाड़ियों में तेज सरसराहट की आवाज सुनकर वो बड़ी फुर्ती से नीचे झुकी और जब सीधी हुई तो रिवॉल्वर उसके हाथ में था।
लेकिन दूसरे ही लम्हे उसके मुंह से गहरा सांस निकल गया। झाड़ियों से बरामद होने वाला उनका अपना आदमी था। ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वो दरअसल इस तरफ एक औरत से हमारा आमना सामना हो गया। मुझे उस पर कुछ शुबा सा हुआ था। मैंने भी उस औरत को देख लिया था, इसीलिए मैं दरख्तों और झाड़ियों में छुपकर तुम लोगों की निगरानी करता हुआ आ रहा था। तुम इस लड़के को लेकर चली जाओ, मैं यहीं खड़ा हुआ हूं। काशी वजदान को लेकर कॉटेज में आ गई। प्रताप सिंह कॉटेज के सामने खुली जगह पर बैठा था। ये दोनों भी उसके पास बैठ गए। हाराकाशी ने उस औरत के बारे में बताया तो प्रताप सिंह चौंके बगैर न रह सका। ओ, उसका हुलिया बताओ, उसके यहाँ छोटा सा तिल तो नहीं था? प्रताप सिंह ने होठों के गोशे पर उंगली रखते हुए कहा, नहीं। काशी ने नफी में सर हिलाया और औरत का पूरा हुलिया बताने लगी। मैंने अस्पताल में सूतर सिंह के कमरे से जिस औरत को निकलते देखा था ना, उसका हुलिया भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन उसके होठों के कोने पर स्याह तिल था और बाल सुनहरे थे। लेकिन तुमने उसके जो कदो कामत और चेहरे के नकूश बताए ना, उन पर मुझे शुबा सा हो रहा है। किधर देखा था तुमने उसे? उस तरफ, नदी के करीब। काशी ने इशारा किया। तुम लोग बैठो इधर ही, मैं अभी आता हूँ। प्रताप सिंह उठकर उसी तरफ चल पड़ा। उसकी वापसी तकरीबन 2 घंटे बाद हुई। वो काफी दूर तक चक्कर लगाया था, लेकिन वो औरत उसे कहीं नजर नहीं आई थी। काशी के अलावा प्रताप सिंह को भी शुबा हो चुका था कि कोई गड़बड़ होने वाली है। रात को ज्यादा खतरा हो सकता था। प्रताप सिंह को शुबा था कि अगर दारा के आदमी इस जजीरे पर पहुंच गए हैं तो वो रात को किसी वक्त कॉटेज पर हमला करने की कोशिश करेंगे। हाराकाशी के साथियों ने चीनी साख्ता AK-47 सब मशीन गनें निकाल ली थी और वो रात भर कॉटेज के आसपास टहलते हुए पहरा देते रहे। मामूली सी आहट या झाड़ियों की जरा सी सरसराहट पर भी वो सब चौंक पड़ते, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रात खैरियत से गुजर गई। सुबह होते ही प्रताप सिंह ने अपने प्रोग्राम पर अमल शुरू कर दिया। वो वजदान को लेकर कॉटेज से निकल आया। काशी भी उनके साथ थी। वो कॉटेज के आसपास जॉगिंग करते रहे, फिर एक जगह रुककर एक्सरसाइज शुरू कर दी। वजदान ने ठीक कहा था कि टांग के जख्म की वजह से प्रताप सिंह ज्यादा नहीं दौड़ सकेगा। जख्म ऊपर से अगरचे ठीक हो चुका था, लेकिन उसे तकलीफ शुरू हो गई थी। एक्सरसाइज की जिम्मेदारी हाराकाशी ने संभाल ली। प्रताप सिंह एक तरफ बैठा उन्हें देखता रहा। नाश्ते के तकरीबन 1 घंटे बाद मार्शल आर्ट की क्लास का आगाज हो गया। इस मकसद के लिए उन्होंने कदरे खुली जगह का इंतखाब किया जो कॉटेज से तकरीबन 100 गज के फासले पर थी। काशी वजदान को सामने खड़ा करके इस हरबी फन के बारे में लेक्चर दे रही थी और प्रताप सिंह बैठा एक पत्थर पर उन्हें देख रहा था। धूप निकली हुई थी। प्रताप अपनी जगह से उठकर इधर उधर टहलने लगा। मगरिब की तरफ से सब्जे की ढकी हुई एक छोटी सी पहाड़ी थी। कुछ ही देर पहले उसने इस पहाड़ी पर कुछ नकलो हरकत महसूस की थी और ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। इस जजीरे पर भी सयाहों की आमदोरफ्त थी और वो सैर के लिए किसी भी तरफ जा सकते थे। हाराकाशी अब वजदान को स्ट्रेचिंग यानी पट्टों के फैलाव के बारे में बता रही थी। स्ट्रेचिंग को मार्शल आर्ट्स में बुनियादी हैसियत हासिल होती है। जिस्म में जितनी ज्यादा लचक होगी, ना सिर्फ ये कि फन सीखने में आसानी होगी, बल्कि हरीफ पर हमलावर होने की कुव्वत में भी इजाफा होगा। वजदान जमीन पर बैठा अपनी दोनों टांगों को दाएं बाएं फैलाने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ ही इस पोजीशन में बैठी हुई हाराकाशी उसे बता रही थी कि टांगों को किस तरह ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच किया जा सकता है। उसने अपनी टांगें 90 के जाविये पर फैला रखी थी। प्रताप सिंह दिलचस्प नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। फिजा अचानक ही फायर की आवाज से गूंज उठी। वजदान के पीछे तकरीबन 10 फुट के फासले पर एक पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े फिजा में बिखर गए। काशी और प्रताप सिंह बैक वक्त वजदान की तरफ लग गए। काशी ज्यादा फुर्तीली साबित हुई। वो 1 सेकंड से भी कम वक्त में वजदान के पास पहुंच गई और उसे बाजू से पकड़कर घसीटते हुए एक तरफ ले गई। इसी लम्हे एक और फायर हुआ। इस मर्तबा गोली ठीक उस जगह पर लगी जहां 1 सेकंड पहले वजदान बैठा था। प्रताप सिंह ने दौड़कर वजदान का दूसरा हाथ पकड़ लिया और वो दोनों से घसीटते हुए पत्थर के पीछे जा गिरे। गोलियां अब उस पत्थर पर लग रही थी और पत्थर के टुकड़े उड़ उड़कर फिजा में बिखर रहे थे। फायरिंग एक लम्हे को थमी। प्रताप ने सर उठाकर देखा। उसे पहाड़ी पर एक जगह चमक सी नजर आई। वो गालिबन किसी राइफल की नाल थी जो धूप में चमकी थी। उसी लम्हे फिजा में एक बार फिर फायर की आवाज गूंजी। प्रताप अगर फुर्ती से नीचे ना झुक जाता तो उसकी खोपड़ी के परखच्चे उड़ जाते। गोली उसके ऊपर से होती हुई पीछे एक दरख्त के तने में पेवस्त हो गई थी। प्रताप ने गर्दन घुमाकर देखा। काशी ने वजदान को अपने नीचे दबा रखा था और उसके हाथ में रिवॉल्वर भी नजर आ रहा था। प्रताप ने गैर इरादी तौर पर करीब पड़ा हुआ पत्थर उठा लिया। काशी के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उनकी फायरिंग का जवाब पत्थर से देना चाहते हो? प्रताप सिंह ने अपने हाथ में पकड़े हुए पत्थर को घूर कर देखा और उसे एक तरफ उछाल दिया। ठीक इसी लम्हे एक और फायर हुआ। गोली जमीन पर उसी जगह लगी जहां पत्थर गिरा था। ओहो, ये तो बड़े पक्के निशान चाहिए। हम तो यहाँ से हट भी नहीं सकते। ऊपर हमारे अपने बंदे कितने चले गए? उसका जुमला मुकम्मल होते ही कॉटेज के करीब भी 2 मुख्तलिफ जगहों से फायरिंग शुरू हो गई। उनके मुहाफिजों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी थी। पहाड़ी से फायरिंग का रुख अब बदल गया था।
प्रताप ने चंदा में इंतजार किया और फिर सर उठाकर पहाड़ी की तरफ देखने लगा। पहाड़ी 300-400 फुट से ज्यादा ऊंची नहीं थी। वहां दरख्तों में एक जगह से फायर हो रहा था। उसे यह भी अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि फायरिंग करने वाला अकेला था, जबकि नीचे से 3 मुख्तलिफ जगहों से जवाब दिया जा रहा था। पहाड़ी से फायरिंग रुक गई। काशी वजदान के ऊपर से हट गई। उसने वजदान का हाथ पकड़ा और फिर उठकर तेजी से गुंजान दरख्तों की तरफ दौड़ी। इस मर्तबा उन पर फायरिंग नहीं की गई। चंद सेकंड बाद प्रताप सिंह भी दौड़ता हुआ उनके करीब आ गया और वो कहीं रुके बगैर गुंजान दरख्तों में कॉटेज की तरफ दौड़ने लगे। जजीरे पर तकरीबन आधे घंटे तक फायरिंग होती रही और फिर खामोशी छा गई। 2 मुहाफिज वापस आ गए, जबकि तीसरा जंगल में घूम फिरकर फायरिंग करने वाले को तलाश करता रहा। करीबन 1 घंटे बाद उसने वापस आकर बताया कि एक औरत और 2 आदमियों को एक मोटर बोट पर वहां से कुछ दूर एक और छोटे से जजीरे की तरफ फरार होते देखा गया है। इस नई सूरत हाल ने प्रताप सिंह को परेशान कर दिया। उसे समझने में देर न लगी कि दारा को यहाँ उनकी मौजूदगी का पता चल गया है और उसने वजदान को खत्म करने के लिए अपने किराए के गुंडे यहाँ भी भेज दिए थे। हाराकाशी ने कल सुबह जिस औरत के बारे में बताया था, प्रताप सिंह को अब यकीन हो चुका था कि ये वही औरत थी जिसने नर्स के भेस में सूतर सिंह को जहर का इंजेक्शन लगाया था। उसने कल सुबह इन लोगों का सुराग लगाने के बाद अपने साथियों को इत्तला दे दी थी। प्रताप सिंह को तवक्को थी कि गुज़िश्ता रात ही गड़बड़ होगी, लेकिन वो लोग शायद किसी बेहतर मौके की तलाश में थे और उन्हें ये मौका आज मिल गया था। पहाड़ी से फायरिंग करने वाला एक ही आदमी था। उसने वजदान को निशाना बनाने की कोशिश की, पर किस्मत अच्छी थी कि वजदान इस मर्तबा भी बाल बाल बच गया था। वायरलेस पर इंस्पेक्टर चियांगशु को सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। 1 घंटे बाद 3 मोटर बोट्स जजीरे की तरफ आती हुई नजर आईं। तीनों मोटर बोट्स पर पुलिस के झंडे लहरा रहे थे। एक बोट तो इसी तरफ आ गई और 2 बोट्स उस जजीरे की तरफ चली गई जिसके बारे में इंस्पेक्टर चियांगशु को इत्तला दी गई थी कि एक मुश्तबा मोटर बोट उस तरफ गई थी। तकरीबन 15 मिनट बाद इंस्पेक्टर चियांगशु दर्जन भर मुसल्लह सिपाहियों के साथ दौड़ता हुआ कॉटेज के सामने पहुंच गया। उसने एक बार फिर प्रताप सिंह और अपने आदमियों से सूरत हाल मालूम की और फिर उसके मुसल्लह सिपाही पूरे जजीरे पर फैल गए। इस जजीरे पर सयाहों की तादाद ज्यादा नहीं थी। जब यहाँ फायरिंग हुई तो सयाह अपनी तफरीही सरगर्मियों में मसरूफ थे। बाज लोग साहिल पर पैराकी में मशगूल थे और बाज रेत पर लेटे सनबात ले रहे थे। फायरिंग से खौफजदा होकर वो लोग गेस्ट हाउसेज में जमा हो गए थे। पुलिस ने पूरे जजीरे को छान मारा, कोई मुश्तबा आदमी नहीं मिला। दूसरा जजीरा वहां से तकरीबन 1 मील के फासले पर था। उस तरफ से हवा के दोष पर आने वाली फायरिंग की आवाजों से अंदाजा होता था कि वहां पुलिस और उन लोगों में तसादुम हो गया था और बिलाखिर ये फायरिंग की आवाजें बंद हो गईं। उसके तकरीबन 1.5 घंटे बाद पुलिस की दोनों मोटर बोट्स इस तरफ आती हुई नजर आई। मजीद आधे घंटे बाद वो पुलिस वाले कॉटेज में पहुंच गए। एक पुलिस वाले ने कंधे पर किसी औरत को लाद रखा था। वो जख्मी थी और उसके जख्म से बहने वाले खून से पुलिस वाले की वर्दी भी तर हो रही थी। उसने औरत को कॉटेज के बरामदे में जमीन पर लिटा दिया। वो बेहोश थी। उस औरत का चेहरा देखकर काशी, वजदान और प्रताप सिंह उछल पड़े। ये वही खूबसूरत औरत थी जो कल सुबह हाराकाशी और वजदान को जंगल में मिली थी। ये वही है, और रब दे सो ये वही है। ये वही नर्स है जिसने सूतर सिंह को जहर का इंजेक्शन लगाया था। उस वक्त इसके बाल गोल्डन थे और होठों के गोशे पर तिल था, लेकिन बालों की रंगत तब्दील होने और तिल के न होने से इसकी असलियत तब्दील नहीं हो सकती। ओ ये 100% वही है, प्रताप सिंह ने चीख कर कहा। उस औरत की टांग में गोली लगी थी और शायद ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। काशी दौड़कर अंदर से फर्स्ट एड बॉक्स लाई और जख्म साफ करके ड्रेसिंग करने लगी। फौरी तौर पर यही किया जा सकता था कि मजीद खून ना बहने पाए। 15 मिनट की कोशिश के बाद वो होश में आ गई। खून बह जाने और खौफ की वजह से उसका चेहरा सफेद हो रहा था। अपने इर्द गिर्द पुलिस वालों और खास तौर पर प्रताप सिंह को देखकर उसकी आंखों में वहशत फैलती चली गई। वजदान भी उसके सामने ही खड़ा था। कल सुबह तो तुम बहुत मजे मजे की बातें कर रही थी आंटी, पर तुम तो बहुत खतरनाक निकली। वजदान उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। वो मायफांग थी। वो उठकर बैठ गई और वहशतज़दा सी नजरों से अपने इर्द गिर्द खड़े हुए पुलिस वालों को देखने लगी और फिर अचानक उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। उसकी नजरें पुलिस वाले के होल्स्टर में लगे रिवॉल्वर पर जमकर रह गईं। दूसरे ही लम्हे वो हैरतअंगेज फुर्ती का मुजाहरा करती हुई अपनी जगह से उछली और पुलिस वाले के होल्स्टर से रिवॉल्वर खींच लिया। दूसरे हाथ से उसने वजदान को पकड़कर अपनी गोद में गिरा लिया। दूर हट जाओ, तुम लोग दूर हट जाओ, वरना मैं इसको मार दूंगी। इस सूरत हाल से माहौल पर एकदम सन्नाटा सा छा गया। प्रताप सिंह का दिल उछलकर हलक में आ गया। उसके ख्याल में मायफांग के इक़दाम में जुर्रत और बहादुरी को दखल नहीं था। वो चारों तरफ से पुलिस में घिरी हुई थी। उस पर सूतर सिंह के कत्ल का इल्जाम था और भी बहुत से संगीन जराइम में वो मुलव्विस थी। उसे अपने सामने मौत ही नजर आ रही थी और उसने ये कदम इंतहाई मायूसी की कैफियत में उठाया था कि शायद इस तरह बचने का कोई मौका मिल जाए। पुलिस वालों ने राइफलें सीधी करना चाही, मगर चियांगशु ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। उसकी अकाबी नजरों ने देख लिया था कि मायफांग के हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर का सेफ्टी केस लगा हुआ है। शायद वो
पिस्तौल या रिवॉल्वर का इस्तेमाल करना नहीं जानती थी। शायद वो समझती थी कि महज ट्रिगर दबा देने से गोली चल जाती है। अगर वो रिवॉल्वर के इस्तेमाल से वाकिफ होती तो रिवॉल्वर हाथ में आते ही सबसे पहले सेफ्टी कैच चेक करती। देखो, तुम अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रही हो। तुम गोली नहीं चला सकती हो। तुम्हारा सिर्फ हाथ ही नहीं, पूरा जिस्म कांप रहा है। इस लड़के को छोड़ दो और रिवॉल्वर मुझे दे दो, चियांगशु ने कहा और हाथ आगे बढ़ा दिया। ओ अकल के नाखून ले लड़की, अगर तूने इस लड़के को गोली मार दी ना तो दर्जनों गोलियां तेरे जिस्म में भी पेवस्त हो जाएंगी। जिंदगी हर हाल में बहरहाल मौत से बेहतर होती है। और रिवॉल्वर फेंक दे। इस मर्तबा प्रताप सिंह बोला, दूर हट जाओ मुझसे, कोई आगे ना आए। माए फांग चीखी, लेकिन इंस्पेक्टर चियांगशु मजीद एक कदम आगे आ गया। माए फांग खूंखार बिल्ली की तरह उर्राई और ट्रिगर पर उंगली का दबाव डाल दिया, मगर ना तो ट्रिगर दबा और ना ही गोली चली। वो ट्रिगर पर दबाव डालने लगी और फिर इंस्पेक्टर चियांगशु उस पर झपट पड़ा। करीब खड़ी हुई हाराकाशी ने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर वजदान को हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसे लेकर दौड़ती हुई कॉटेज में घुस गई। माए फांग की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई थी। इंस्पेक्टर ने उससे रिवॉल्वर छीन लिया और 2 पुलिस वालों को इशारा किया। वो माए फांग पर झपट पड़े और उसके दोनों हाथ पुश्त पर मोड़कर हथकड़ी पहना दी गई। प्रताप सिंह अंदर दौड़कर गया। हाराकाशी वजदान को सीने से लगाए लिपटाए खड़ी थी। प्रताप ने वजदान को उससे लेकर अपने सीने से लिपटा लिया। वो दूसरी मर्तबा मौत के मुंह से निकला था और थर थर कांप रहा था। लगता है सिंगापुर से अपना दाना पानी खत्म हो चुका है और हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा, प्रताप सिंह ने इंस्पेक्टर चियांगशु की तरफ देखते हुए कहा। वो दोनों इस वक्त पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे। तुम यहाँ से किधर जाएगा? वजदान के लिए सबसे महफूज जगह सिंगापुर है। यहाँ पुलिस उसका हिफाजत तो करती है। किसी दूसरी जगह जाएगा तो वो आसानी से मारा जाएगा, चियांगशु ने कहा। ओ, पुलिस खास हिफाजत कर रही उसकी। पुलिस की मौजूदगी में तो बार बार उस पर हमले होते रहे। वो तो उसकी किस्मत अच्छी कि अब तक बचता रहा। ओ, मुझे तो हैरत इस बात पर है कि पुलिस अब तक धारा का सुराग न लगा सकी। वो तो एक पुरस्कार ताकत बन गया। वो उसके बंदे तो हर जगह पहुंच जाते हैं। तुम जानते हो कि पुलिस हमेशा से मुस्तैद रही है। कल लाजार्स आइलैंड पर पकड़े जाने के बाद माए फांग ने कुछ सनसनीखेज इंकशाफात किए थे। दारा को उन लोगों में से किसी ने नहीं देखा। उसका ताल्लुक किम से है और ये लोग किम के लिए काम कर रहे हैं। माए फांग की निशानदेही पर गुज़िश्ता रात हमने किम के खुफिया अड्डे पर छापा मारा, पर वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गया था। रात के पिछले पैर उसके नाइट क्लब पर भी छापा मारा गया, लेकिन वो वहां भी नहीं मिला। पुलिस उसे तलाश करने की पूरी कोशिश कर रही है। ओ, जब तक किम और दारा नहीं पकड़े जाएंगे ना, उस वक्त तक लड़के की जान खतरे में रहेगी। खौफ और दहशत से तो वो अद्धा ही होकर रह गया है। वो एक बहादुर लड़का है, अब तक अपने आप को संभाले हुए, लेकिन इससे पहले कि उसकी हिम्मत जवाब दे जाए, भैया मैं तो उसे लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। कहाँ जाओगे? उसके लिए तो हर तरफ खतरा ही खतरा है। कुछ अरसे के लिए किसी ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ वो खतरात से महफूज रहे। प्रताप सिंह, तुम इस लड़के का इतना फिक्र क्यों करता है? उसके लिए तुमने अपने कारोबार पर से तवज्जो छोड़ दिया, अपनी जान को खतरे में डाला, दुश्मनी मोल लिया। क्यों? वो तू अच्छी तरह जानता है यार कि आबिद अली मेरा दोस्त था। उन मियाँ बीवी के कत्ल के बाद वजदान अकेला रह गया। एक दोस्त होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं उसकी मदद करूं। हम जिस मार्शे से ताल्लुक रखते हैं ना, वहाँ रिश्तों, नातों और दोस्ती को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। हम लोग तो दोस्ती पर अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। दोस्ती पर या दौलत पर? चियांगशु ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। दौलत? और तू क्या समझता है मैं ये सब कुछ उसकी दौलत हथियाने के लिए कर रहा हूँ? वो आबिद अली की जायदाद कितनी होगी? 1 मकान और 1 दुकान और चंद हजार का बैंक बैलेंस। जबकि मैं उस जायदाद का बात नहीं कर रहा। मुझे पता चला है कि 5 करोड़ रुपए मालियत के सोने का भी कोई मामला है। सोना? प्रताप सिंह उछल पड़ा। उसके चेहरे का रंग एकदम मुख्तर हो गया। उसने अपनी कैफियत पर फौरन काबू पाया और चियांगशु की तरफ देखते हुए कहा, तुमसे मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है। तुम मेरे कारोबार से भी अच्छी तरह वाकिफ हो। तुम्हारे ख्याल में इस वक्त मेरी माली हैसियत क्या होगी? तुम 20-25 करोड़ डॉलर का आसामी तो हो ही। चियांगशु मुस्कुराया। तो फिर 5 करोड़ के सोने की मेरे नजदीक की गई हैसियत है। तो तूने ये कैसे समझ लिया कि मैं दौलत के लालच में वजदान का साथ दे रहा हूँ? मुझे तुम्हारी नियत पर कोई शुबा नहीं है, लेकिन ये 5 करोड़ के सोने का क्या किस्सा है? वो पहले एक गल तो बताओ, वो तुझे ये बात कैसे मालूम हुई? हाराकाशी वजदान से उसके माँ बाप के बारे में पूछ रही थी कि उस सोने का जिक्र भी आया, लेकिन किसी वजह से बात पूरी ना हो सकी। वैसे क्या किस्सा है ये? कहीं ऐसा तो नहीं कि वजदान को ऐसा राज जानता हो और वो लोग इसलिए भी उसे खत्म करना चाहते हो? और मेरे ख्याल में दारा को यह मालूम नहीं है
कि वजदान सोने के राज से वाकिफ है। अगर उसे इल्म होता ना तो वो वजदान को खत्म कराने के बजाय उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करता। और वो सोना, उसकी हकीकत कुछ यूं है कि वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर आबिद अली की डायरी के बारे में बताने लगा। आखिर में वो कह रहा था, ओ सोना अब भी उसी जगह मौजूद है और जिथे आबिद अली ने उसे छुपा दिया था। मैं उसे हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत समझता हूँ और मेरे ख्याल में से उसमें से कुछ हिस्सा वजदान को भी मिलना चाहिए। उस सोने का बारे में तुम हुकूमत पाकिस्तान को इत्तला क्यों नहीं देता? अभी नहीं, जब तक वजदान का कोई बंदोबस्त नहीं हो जाता उस वक्त तक ये राज ही रहेगा कि सोना किथे है। ओके, तुम्हारी मर्जी। लड़का इस वक्त कहाँ है? वो महफूज है। मैं पुलिस की कारकर्दगी से बेहद मायूस हो गया, इसलिए मैंने फैसला किया कि वजदान की हिफाजत अब मैं खुद करूंगा। ओके भाई, अब मैं चलता हूँ, तुमसे राब्ता रखूंगा। प्रताप सिंह पुलिस स्टेशन से निकल आया। उस वक्त दोपहर का 1:30 बजने वाला था। वो अच्छी तरह जानता था कि दारा के आदमी उसकी ताक में भी हैं और मौका मिलते उसको ठिकाने भी लगा देंगे, इसलिए वो खासा मोहतात था। उसकी जेब में हर वक्त पिस्तौल मौजूद रहता, लेकिन लाजार्स जजीरे पर मायफांग के पकड़े जाने के बाद पुलिस वाकई मुस्तैद हो गई थी। कई जगहों पर छापे मारे जा रहे थे। दर्जनों मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की इन सरगर्मियों की वजह से आम जराइम पेशा लोग भी मोहतात हो गए थे और वो भी अपनी सरगर्मियां मुअत्तल करके रूपोश हो गए थे। पुलिस ने वैसे तो कई मुश्तबा लोगों को पकड़ा था, लेकिन असल मुल्जिम गायब हो गए थे। किम के गिरोह के 1-2 आदमी भी पकड़े गए थे। उन्होंने किम के बारे में बताया तो था, लेकिन दारा के बारे में वो कुछ ज्यादा नहीं जानते थे। प्रताप सिंह सड़क पर चलते हुए सोच रहा था कि अगर किम पकड़ा जाए तो दारा तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल साबित नहीं होगा, लेकिन असल मसला तो किम के पकड़े जाने का था। वो तो गधे के सर से सींगों की तरह गायब हो गया था। कुछ दूर पैदल चलने के बाद प्रताप सिंह एक टैक्सी में बैठकर ड्राई कॉट एवेन्यू पर वाक़े टैनिंग लन क्लब आ गया। डाइनिंग हॉल में ज्यादा ग्राहक नहीं थे। वो कोने की मेज पर बैठ गया। कुछ ही देर बाद एक बावर्दी वेटर उसके सामने आन खड़ा हुआ। प्रताप ने मेन्यू कार्ड देखकर खाने का ऑर्डर नोट कराया और इधर उधर देखने लगा। तकरीबन 15 मिनट बाद वेटर मेज पर खाना सर्व करने लगा। साथ ही साथ वो कुछ बड़बड़ा भी रहा था, जिसे प्रताप सिंह बड़े गौर से सुन रहा था। सरदार जी, वो लड़का बहुत तंग कर रहा है, कहता है चाचा के पास लेकर चलो। आज सुबह को वो घर से भी निकल गया था, बड़ी मुश्किल से उसे समझा बुझाकर वापस ले गया। इस वक्त घर में कौन है? प्रताप ने एक प्लेट अपनी तरफ सरकाते हुए मध्यम लहजे में पूछा। सभी लोग हैं घर में जी। 1-1.5 घंटा पहले गुलाब सिंह भी आ गया था और शायद उसके साथ दिल लग गया हो। तुम घर किस वक्त जाओगे? वैसे तो जी मेरी छुट्टी 6 बजे होगी, लेकिन उससे पहले एक चक्कर तो लगा ही आऊंगा। उससे कहना मैं आज रात को आऊंगा। प्रताप ने कहा और खाने की तरफ मुतवज्जो हो गया। वेटर कुछ देर वहां खड़ा रहा जैसे किसी ऑर्डर का मुंतजर हो, फिर वापस चला गया। वो वेटर भी सिख ही था, प्रताप सिंह के बाप के दोस्त खारा सिंह का बेटा। खारा सिंह और प्रताप सिंह के बाप गोरख सिंह की दोस्ती बड़ी पुरानी थी। खारा सिंह भी टैंगलिंग क्लब का ही मुलाजिम था। खारा सिंह के इंतकाल के बाद अवतार सिंह को इस क्लब में नौकरी मिल गई थी और रिहाइश के लिए वो क्वार्टर भी जहां पहले उनकी रिहाइश थी। अवतार सिंह से प्रताप सिंह की मुलाकात कभी कभार ही होती थी। जजीरे से वापस आने के बाद प्रताप के जहन में अचानक ही ख्याल आया कि क्यों ना वजदान को चंद रोज के लिए अवतार सिंह के घर छोड़ दिया जाए। वहां किसी को शुबा भी नहीं होगा। और फिर उसी रात वो वजदान को लेकर टैंगलिन क्लब के अकब में वाक़े मुलाजमीन के रिहायशी क्वार्टरों वाले हिस्से में पहुंच गया। क्वार्टरों के सामने वसी अरीज कंपाउंड था। उस वक्त रात का 1 बज रहा था और कंपाउंड में कोई नहीं था। प्रताप ने अवतार सिंह के दरवाजे की बेल बजाई तो बाहर अवतार सिंह ही आया। प्रताप वजदान को लेकर अंदर आ गया और सरगोशों में अवतार सिंह को समझाने लगा कि वजदान 2-3 दिन उसके साथ रहेगा। अवतार सिंह बदहवास सा हो गया था। वजदान के हवाले से जो हंगामे हो रहे थे वो उनसे अच्छी तरह वाकिफ था। आए दिन अखबारात में खबरें शाया होती रहती थी। आबिद अली के दुश्मन मौत के साए की तरह वजदान के पीछे पड़े हुए थे। उस पर कई कातिलाना हमले हो चुके थे। इस चक्कर में प्रताप सिंह के 2 बंदे भी मारे जा चुके थे। अवतार सिंह ऐसी कोई जिम्मेदारी कबूल करने से हिचकिचा रहा था। कोई नहीं जानता कि मेरे तेरे दरमियान कोई ताल्लुकात भी हैं। किसी को शुबा तक नहीं होगा कि वजदान यहाँ पर है, और यहाँ तो उसे कोई जानता भी नहीं। वो बस 2-3 दिन की बात है, इसके बाद मैं इसे ले जाऊंगा। अवतार सिंह बड़ी मुश्किल से आमादा हुआ था। प्रताप ने उसे कुछ रकम भी दी और प्रताप सिंह आज 3रा दिन यहाँ आया था। उसे यकीन था कि इसी किस्म की बातें सुनने को मिलेंगी। अवतार सिंह के घर वाले वजदान के लिए बिल्कुल अजनबी थे। वो यकीनन खुद भी परेशान हो रहा था और दूसरों को भी परेशान कर रहा होगा। प्रताप सिंह खाना खाने के बाद भी तकरीबन आधा घंटा वहां बैठा रहा और फिर क्लब से निकलकर टैक्सी में बैठा और सीधा अपने घर आ गया। वो अपने घर कई रोज बाद आया था। हर चीज पर धूल जमी हुई थी। वो आते ही सफाई में मसरूफ हो गया और फिर उस काम से फारिग होकर बरामदे में कुर्सी डालकर बैठ गया। वजदान के बारे में सोच सोच कर वो परेशान हो रहा था। सिंगापुर में वो बिल्कुल महफूज नहीं था।
अब तक तो किस्मत उसका साथ देती आई थी और वो बचता रहा था, लेकिन जरूरी नहीं था कि किस्मत हर मर्तबा उस पर मेहरबान रहे। वो सोच रहा था कि क्यों न वजदान को लेकर वो बैंकॉक चला जाए, जहाँ उसके कुछ जानने वाले मौजूद थे। वो वजदान को वहाँ छोड़कर वापस आ जाएगा और जब दारा वाला मामला निमट जाएगा तो वो वजदान को वापस ले आएगा। यहाँ पर पार्ट 11 का अख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 12 समाप्त फरमाएं।